हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं ओपी गुप्ता, विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। साथियों, एक प्रॉब्लम जो आपको भी समझ में आ गई होगी कि वीडियो जो है हमारी रेगुलर नहीं आ पा रही है। इसका कारण है कि हम जिस समाज का हिस्सा हैं उसमें परिवार है, और परिवार में बहुत सारे घटनाएं होती रहती है, कुछ खुशियों की, कुछ गम के। उसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है, शरीक होना ज़रूरी होता है। साथ में इसी कारण बस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुक जाती है, लेकिन हमें खेद है इस बात का कि आपको लगातार वीडियो नहीं मिल पा रही है। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये कोई चैनल मतलब चलता फिरता चैनल ही आया और गया, ऐसा नहीं है। हम अपने जो टाइम है उसको मेंटेन करेंगे और आपको हर चीज़ समय के साथ अवेलेबल होगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं गुजर गया, अभी एक चैप्टर भी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कार्य को स्पीड अप करेंगे, हम अपने कार्य को और तेज़ी से करेंगे, क्योंकि अभी जो समय है वो कोरोना का है। ये भी कुछ काम, हमारे जो काम है उसमें बाधाएं डालती है, और साथ साथ जो सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं वो भी हमें निभाना पड़ता है। इसलिए जो वीडियो है वो रेगुलर नहीं आ पा रही है, इसके लिए आपसे खेद है। आज हम आपको वेग समय ग्राफ आपको हम बताएंगे। वेग समय ग्राफ होता कैसा है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन बाहर आते हैं, इससे क्या क्या सूचनाएं हमें बाहर निकलती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। और हम इसका क्या यूज़ है हमारे फिजिक्स में, हम इसको कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये भी हम जानेंगे। साथियों, आज हम वेग समय ग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ जो है वो क्या दर्शाता है? कहता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के समय के साथ, किसी वस्तु या किसी गतिशील वस्तु के समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसको वेग समय ग्राफ में दर्शाया जाता है। उसको किस में दर्शाया जाता है? वेग समय ग्राफ में। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको दर्शाने के लिए जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं, जिस ग्राफ का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं वेग समय ग्राफ। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर वेग समय ग्राफ ही क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर वेग में परिवर्तन हो तो उसको हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, उसको वेग में परिवर्तन को समय ग्राफ पर ही दिखाया जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन से संबंधित, अगर वेग में परिवर्तन होता है तो इससे संबंधित 3 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। वेग में परिवर्तन से संबंधित 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला है कि वेग में कोई परिवर्तन ही ना हो। पहला स्थिति तो ये है कि वेग में कोई परिवर्तन ही ना हो। कहने का मतलब वेग जो है एक समान हो, मतलब वेग में परिवर्तन जो है समय के साथ शून्य हो। समय के साथ क्या हो? शून्य हो। दूसरा, वेग में परिवर्तन जो है वो एक समान हो। वेग में परिवर्तन हो लेकिन एक समान हो। तो वेग में परिवर्तन जब एक समान होता है तो इसमें 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। केस नंबर 2 में, जब केस नंबर 2 की हम बात करते हैं, इसमें 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो स्थिति होती है घटते हुए। पहला क्या है कि घटते हुए वेग में परिवर्तन एक समान होना, और दूसरा है बढ़ते हुए वेग में परिवर्तन एक समान होना। ये 2 केसेस होते हैं। कब? जब वेग में परिवर्तन की दर समान हो। ओके, तो साथियों, इसमें अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसमें जब इसकी स्टडी करेंगे उस समय इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरा है वेग में परिवर्तन की दर असामान्य हो। मतलब वेग में, सबसे पहले तो ये जाने कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर अगर असामान्य हो, कहने का मतलब कि असमान त्वरण हो, तब वो कंडीशन। तो वेग से यानी वेग में परिवर्तन से संबंधित 3 तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इन तीनों तरह की स्थिति का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब साथियों, हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है एक समान वेग का वेग समय ग्राफ। यानी जब वेग में परिवर्तन ना हो, समय के साथ शून्य हो या एक समान वेग हो, तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा, इसकी स्थिति, इसकी हर चीज़ के इसके हर फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। साथियों, सबसे पहले बात ये होती है कि हम किसी ग्राफ, जब भी कोई ग्राफ हम जब बनाते हैं तो उसके लिए एक डाटा की आवश्यकता होती है। उस डाटा को लेना पड़ेगा, और वो डाटा हम इस तरह लेंगे कि वो कैसा हो, एक समान वेग से गतिशील वस्तु के ग्राफ से संबंधित डाटा हो।
तो साथियों यहाँ पर जो माना कि एक गतिशील वस्तु का समान एक गतिशील वस्तु का समय के साथ वेग में निम्न तालिकाओं में दिया गया है। समय के साथ वेग जो है, ये कहता है कि एक गतिशील वस्तु के समय के साथ वेग को निम्न तालिकाओं में दिया गया है। वेग को निम्न तालिका में दिया गया है, जो नीचे की तालिका है उसमें दिया गया है। और इस तालिका का हम अध्ययन करते हैं। क्या कहता है? कहता है 0 सेकेंड्स में किसी ऑब्जेक्ट की जो वेग होती है वो 0 सेकेंड में 0 होगी, क्योंकि जब चला ही नहीं तो क्या होगी? 0 होगी। 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड, पाँचवें सेकेंड में भी 25 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्थिति है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें की, तो पहला से दूसरा के बीच जो वेग में परिवर्तन है वो शून्य है। दूसरा से तीसरा के बीच जो वेग में परिवर्तन है वो शून्य है। तीसरा से चौथे के बीच जो वेग में परिवर्तन है वो शून्य है। और चौथे से पाँचवें के बीच जो वेग में परिवर्तन है वो शून्य है। तो साथियों यहाँ पर जब वेग में परिवर्तन की दर शून्य है, कहने का मतलब वेग एक समान है, तब हम उसका ग्राफ जो है क्या होगा, कैसे होगा, इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ग्राफ को जब इस तालिका का जब हम अध्ययन किए हैं तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ये जो डाटा जो लिया गया है वे वैसे गतिशील वस्तु का है जिसकी गति एक समान वेग है। जो क्या है? जो एक समान वेग से गति कर रहा है। ओके, कहता इस तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है। अब जैसा कि हमें लेना है एक समान वेग से गति करने वाले वेग समय ग्राफ लेना है। अब कहते हैं कि इस तालिका की सहायता से हम ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, वो भी वेग समय ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। वेग समय ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसा है, ये कैसा दिखता है, इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है। तो साथियों इस तालिका की सहायता से एक वेग समय ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर समय को लिया गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम को, यहाँ पर ये टाइम को लिया गया है, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया गया है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया गया है, ये वेलोसिटी को हम लिए हैं और ये टाइम को हम लिए हैं। तो साथियों यहाँ पर हम जिसमें टाइम को लिए हैं उसको समय अक्ष भी कह सकते हैं, यानी टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं, और जिसको हम जिस एक्सिस पे हम वेग को लिए हैं उसको वेलोसिटी एक्सिस भी कह सकते हैं। आर यू ओके? तो साथियों ये बात जो है आने की है, ये बात आगे हम बोलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस कहाँ से चलाया, वेलोसिटी एक्सिस कहाँ से चलाया। तो ये सबसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि जिस पर टाइम को लिए हैं उसको टाइम एक्सिस भी कहेंगे, और जिस पर वेलोसिटी को लिए हैं उसको वेलोसिटी एक्सिस भी कहेंगे। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अब तालिका की सहायता से हम ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। साथियों जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक यूनिट लिया जाता है कि हम एक वर्ग इकाई को, यानी एक वर्ग जो होता है, ग्राफ का पेपर अगर देखेंगे तो उसमें एक वर्ग होता है, उस एक वर्ग को आप मानते हैं कि एक वर्ग बराबर 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी होता है वो मानना पड़ता है। तो जब हमने एक वर्ग को जो लिया है वो लिया है 1 सेकेंड के रूप में, कौन? इस पे मतलब टाइम एक्सिस पे, और एक वर्ग को हम 5 मीटर पर सेकेंड वेग को लिया है, यानी एक वर्ग अगर वो क्रॉस करता है तो वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति को प्राप्त करता है। तो एक वर्ग को हमने क्या लिया है? 5 मीटर। तो जैसा कि एक वर्ग ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कहने का मतलब 0 से जब एक वर्ग क्रॉस किया तो 5 मीटर, जब फिर एक वर्ग दूसरे वर्ग को क्रॉस किया तो 10 मीटर, तीसरे को 15 मीटर, चौथे को 20 मीटर और पाँचवें को 25 मीटर। कहने का मतलब ये जो हमने लिया है एक वर्ग बराबर, यानी एक वर्ग का जो घेरा होता है उसके बराबर 1 सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड वेग को लिया है। अब साथियों इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्वाड्रेंट को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो दिया गया है, जो उसका जो पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो पॉइंट है कहाँ। तो इस पॉइंट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम समय अक्ष से, यानी टाइम एक्सिस से, और वेलोसिटी एक्सिस से, यानी वेग अक्ष और समय अक्ष, ये दोनों से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं। ये दोनों लंबवत रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है वह बिंदु उस वस्तु का उस समय, अगर 1 सेकेंड पे लिए हैं तो 1 सेकेंड का जो समय है, 1 सेकेंड पर 5 मीटर की जो दूरी थी, जैसे 1 सेकेंड पे लिए तो यहाँ से हमने एक लंबवत रेखा खींचा, है ना, एक लंबवत रेखा खींचा,
और 5 मीटर की जो हम लिए हैं तो 5 मीटर पर हमने जो लंबवत रेखा खींचा वो है ना। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं ये तो जो जहाँ मिलेगा, जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट उस समय उसकी स्थिति कहलाएगी। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 0 पर 0 मीटर, यानी ये जो स्थिति है 0 पर 0 मीटर की, ये स्थिति को यहाँ नहीं दर्शाया गया। यहाँ पे है क्या कि 1 सेकेंड में 25 मीटर, यानी यहाँ पर जो है अगर इस ग्राफ को अगर हम कहें तो ये ग्राफ ऐसे होगा, इस तरह का ये ग्राफ ऐसे होगा। यानी ये जो वेलोसिटी टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी टाइम एक्सिस को कहते हैं कि यानी वेग समय ग्राफ, ये आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब हम ऐसा लेते हैं तो जब 1 सेकेंड की बात करते हैं, 1 सेकेंड में कितना मीटर, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का जब समय गुजरा 0 से 1 सेकेंड, तो उस समय जो है आपकी जो व्हीकल से आपकी जो बाइक है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को एक्वायर कर लिया, पकड़ लिया, 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड उन्हें प्राप्त कर लिया। अब 25 मीटर की स्पीड से ही वो लगातार चलता जा रहा है। तो जब 1 सेकेंड में उसकी जो पोजीशन होगा ग्राफ में वो क्या होगा, 25 मीटर के आसपास, जो 25 मीटर का है वो, तो हम क्या करेंगे कि 1 सेकेंड पे एक लंबवत रेखा खींचेंगे और 25 मीटर से भी एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ये दोनों लंबवत रेखा जहाँ पर क्रॉस करता है, दैट मीन्स कि ये जब हम एक खींचे हैं और इससे जब खींच रहे हैं तो ये जो है ए पर क्रॉस करता है। क्या करता है, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर ये दोनों लंबवत रेखा एक दूसरे को काटती है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु 1 सेकेंड में, यानी जब वस्तु का चलने के उपरांत जब 1 सेकेंड गुजरता है तो उस वस्तु का ग्राफ में जो पोजीशन है वो ए पर प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है, पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर। अब हम दूसरे सेकेंड की चर्चा करते हैं। जब दूसरे सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि दूसरे सेकंड में भी 25 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड है। कहने का मतलब दूसरे सेकंड, जब पहला से दूसरा सेकंड जब गुजरा है तो उसमें उसकी स्पीड नहीं बदली है। कहने का मतलब कि हम दूसरे सेकंड से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और यहाँ 25 मीटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और वो दोनों जो लंबवत रेखा है, वो दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो जहाँ क्रॉस करेगा वो पॉइंट हमको बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी। वो पॉइंट हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और पहले पॉइंट क्या मिला था, ए। तो ए मिला, बी मिला। अब हम चलते हैं सी के ऊपर। जब हम तीसरे सेकंड की चर्चा करते हैं तो तीसरे सेकंड में भी हम देखते हैं कि जो वस्तु की जो गति है वो 25 मीटर ही है और हम तीसरे सेकंड में इस वस्तु की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो वही 3 सेकंड पर एक परपेंडिकुलर लाइन और 25 मीटर की गति से एक परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो पोजीशन हमको सी मिलेगा और ये पोजीशन जो सी मिलेगा तो ये पॉइंट सी मिला। अब हम आगे चलते हैं चौथे सेकंड में। जब चौथे सेकंड की चर्चा जब हम करते हैं तो चौथे सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि उस वस्तु का जो वेग है वो 25 मीटर ही है। और इस प्रकार जब चौथे सेकंड में भी अगर हम उस वस्तु की पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं तो उस वस्तु का जो पोजीशन है वो मिलता है हमको डी पर। क्या मिलता है, बिंदु डी पर। जस्ट लाइक सेम, यानी उसी प्रकार से हम 5वें सेकंड में भी वही देखते हैं कि 5वें सेकंड में भी वस्तु की स्थिति जो है, वस्तु का जो वेग है वो 25 मीटर पर सेकंड का ही है। और इस प्रकार जब हम 5 सेकंड में जब हम उस वस्तु के पोजीशन की जब चर्चा करते हैं, जब पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं तो वो बिंदु हमको ई मिलता है। क्या मिलता है, ई। अब सारे बिंदु ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, ये सभी बिंदुओं को जब हम एक सरल रेखा, जब हम एक रेखा से एक दूसरे को जब हम मिलाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, एक सरल रेखा मतलब एक सरल रेखा जो ए बी सी डी और ई से होते हुए जाती है, वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो साथियों अगर यही स्पीड लगातार बना हुआ रहे तो मतलब ये जो रेखाएं जो है और आगे बढ़ेगी, लेकिन ये रेखा जो होगी सरल रेखा होगी। तो साथियों जैसा कि इसकी स्टडी से हमने जो ये स्टडी की है, इससे ये पता चला है, इस ग्राफ को जब हमने बनाया और इसके ग्राफ को जब हम वेग समय ग्राफ को जब देखने का प्रयास किया, जब अध्ययन किया, तो हमें ये प्राप्त हुआ कि वेग समय ग्राफ जो है वह इन सभी बिंदुओं को मिलाने के उपरांत एक सरल रेखा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा मिलता है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो उसका वेग समय ग्राफ एक सरल रेखीय होता है, लेकिन समय अक्ष के समानांतर होता है। कहने का मतलब कि जब एक गतिशील वस्तु, जब एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं, जब बनाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वेग समय ग्राफ जो होता है वो समय अक्ष के समानांतर
और एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा होती है। कहने का मतलब इस समय जो वेग की, जो समय वेग के जो ग्राफ है उसकी जो प्रकृति है कैसा है, सरल रेखीय है, लेकिन क्या है, वो समय अक्ष के समानांतर है। यानी हम कह सकते हैं कि समय अक्ष के समानांतर और सरल रेखीय होता है। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति करता है तो उसका वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर और सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। ये इसकी प्रकृति हो गई इस ग्राफ की, यानी एक समान वेग से गतिशील वस्तु के ग्राफ की प्रकृति क्या है, यह जो ग्राफ है ये समय अक्ष के समानांतर और सीधी रेखा होती है। ओके, अब साथियों यहाँ से जो निष्कर्ष निकला, इस निष्कर्ष को हमने बता चुके हैं कि वो क्या होता है। वो जो होता है समय अक्ष के समानांतर और एक सरल रेखीय होता है, एक सरल रेखा होता है। ये बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं इस समय वेग ग्राफ के द्वारा, ये जो ग्राफ बनाया गया है इसमें क्या क्या सूचनाएं बाहर आती है, क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त होगी। अगर ये ग्राफ दे दिया जाएगा तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। वेग समय ग्राफ से जो सूचनाएं बाहर आती है वो सबसे पहले सूचनाएं आती है, क्योंकि ये जो ग्राफ जो बनाया गया है ये वेग में परिवर्तन को बनाया गया है। क्या है, वेग में परिवर्तन को दर्शाने के लिए जिस ग्राफ का हम उपयोग करते हैं वो ग्राफ होता है वेग समय ग्राफ। और जब परिवर्तन होता है वेग में तो उत्पन्न क्या होता है, त्वरण। उत्पन्न क्या होता है, त्वरण। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ हमको त्वरण के बारे में जरूर बताएगी। यानी जिस वस्तु का ये ग्राफ लिया जाएगा, वेग समय ग्राफ लिया जाएगा, उस वस्तु के बारे में उसका क्या त्वरण है, इसकी चर्चा, इसकी सूचनाएं इस ग्राफ से हमें प्राप्त होगी। तो हम चलते हैं ग्राफ की ओर चलते हैं और सूचनाएं क्या प्राप्त होती है इसकी ओर चलते हैं। तो जब हम पहली सूचना को प्राप्त करते हैं तो वो सूचनाएं हैं स्लोप का। कहता है वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की जो ढाल होता है वो हमें त्वरण को बताता है। किसको बताता है, त्वरण को। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, यानी त्वरण, यानी उसकी वस्तु में, यानी किसी गतिशील वस्तु में प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। ओके, तो जो उसका जो स्लोप होता है वेग समय ग्राफ का, वो हमें उस वस्तु के त्वरण के बारे में सूचनाएं देती है। अब यहाँ पर जब हम स्लोप के, जब ढाल की बात करते हैं तो ढाल की जो मात्रा है वो क्या है, क्या ढाल ये लग रहा है। अगर कोई पूछे कि ये ढाल है, छत कैसा होता है, ढाल होता है, नहीं, छत जो है एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जो लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो इसमें ढाल कहाँ है। इट मीन्स वी कैन सी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें ढाल क्या है, शून्य है। ढाल क्या है, शून्य है। इट मीन्स त्वरण शून्य है, कहने का मतलब त्वरण भी शून्य है। तो जो ढाल जो होता है, यानी स्लोप जो होता है, वो हमें सूचनाएं देती है कि उस वस्तु में वेग में परिवर्तन क्या है, मतलब त्वरण क्या है। ओके, ये सबसे पहली सूचना है। दूसरी सूचना ये होती है कि अगर वो वस्तु एक समान वेग से या कोई भी वेग से अगर गति कर रहा है तो उसमें विस्थापन होगा। विस्थापन होना ही, जब गति कर रहा है तो विस्थापन होगा। तो इस विस्थापन की सूचनाएं भी, उस वस्तु में कितना विस्थापन होगा इसकी सूचनाएं भी हमें इस समय वेग ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से प्राप्त होता है। तो वो समय वेग समय ग्राफ से कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से मिलेगा हमको। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विस्थापन जो होता है, अब जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुने समय। वेग गुने समय, यानी साधारण सा जो आपके जो एकदम टंग पर जो रहता है वो रहता है दूरी बराबर चाल गुने समय। अरे ओके, तो यहाँ पर जो विस्थापन होता है वेग गुने समय। तो जब वेग गुने समय की जब चर्चा करते हैं तो वेग गुने समय, तो ये वेग गुने समय जो होता है, यानी वेग जो होता है ये लाइन 25 मीटर और समय जो है ये लाइन, तो हम देख रहे हैं कि अगर इस दोनों को जब गुना करते हैं तो हमें ये जो फिगर जो प्राप्त होता है, ये फिगर एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुने चौड़ाई से निकलता है। तो इसका मतलब है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल जो होगा वो हमें विस्थापन की सूचनाएं देगी। वो हमें विस्थापन के बारे में बताएगा कि वस्तु कितनी विस्थापित हुई है। अब हम चलते हैं, जब वेग समय ग्राफ की जब बात करते हैं और इसमें जब विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन बराबर वेग गुने समय होता है। और ये जो वेग गुने समय जो है ये हमको इस क्षेत्रफल को बता रहा है, यानी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल मतलब AEFG का क्षेत्रफल, AEFG इसका क्षेत्रफल। तो AEFG का क्षेत्रफल
इंटू इज इक्वल टू ए जी इंटू ए ई। तो ए जी क्या है, ए जी दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड इंटू जी एफ या ए ई। अगर इसकी बात करें या जी एफ की बात करें, अगर ए ई ही लेते हैं तो ए ई क्या है, जी एफ के बराबर है। तो यहाँ ए ई नहीं लिख करके हम जी एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ ए ई नहीं लिख करके हम जी एफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जी एफ, ठीक है, जी एफ जो कि समय के बराबर है। तो ए जी कितना है 25 मीटर और जी एफ कितना है 4 सेकेंड। यहाँ से गिनेंगे आप 1 सेकेंड, 4 सेकेंड में 5 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड तो 4 सेकेंड हुई, यानी 1 सेकेंड का समय तो इधर ही रह गया। तो 1 2 3 और 4 सेकेंड, इस 4 सेकेंड के बीच जो 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड बराबर 100 मीटर, यानी वो जो वस्तुएं जो हैं 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर का विस्थापन तय करता है। तो यहाँ पर एक साथ ही कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर क्षेत्रफल का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है और आप यहाँ बताते हैं दूरी मीटर में, तो ये संभव कैसे है। सच में यहाँ कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ सांख्यिकी मान की चर्चा करेंगे। किसकी मान की चर्चा करेंगे, सांख्यिकी मान की। इसका जो संख्या मान है वो विस्थापन के संख्या मान के बराबर होगा। विस्थापन की यूनिट तो मीटर है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। हम कोई यूनिट की चर्चा नहीं करनी है यहाँ हमें सिर्फ उसके संख्या मान की चर्चा करनी है। तो जो क्षेत्रफल का जो संख्या मान होता है वो उस वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन के संख्या मान के बराबर होता है। अरे ओके, विस्थापन के संख्या मान के बराबर होता है। तो हम संख्या मान की चर्चा करते हैं, यहाँ पर यूनिट की चर्चा हम नहीं करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो क्षेत्रफल का जो संख्या मान है वो विस्थापन के संख्या मान के बराबर है, ये कैसे। तो जब कोई वस्तु 25 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, बेग गुने समय, 25 मीटर पर सेकंड गुने 4 बराबर 100 मीटर। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं इसका तो ये 25 मीटर और प्लस 4 यानी 25 चौक 100, 800 के। तब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के क्षेत्रफल के परिणाम के बराबर होता है। समय अक्ष के क्षेत्रफल के, यहाँ पर लिखेंगे समय अक्ष के क्षेत्रफल के, समय अक्ष के क्षेत्रफल के परिमाण, क्षेत्रफल के इतना उलझाने की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्रफल के संख्या मान लिखिए, सबसे अच्छी बात, संख्या मान के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। अरे ओके, तो हम ये कहेंगे कि जो क्षेत्रफल है यानी विस्थापन का जो विस्थापन है वो उस क्षेत्रफल के संख्या मान के बराबर होता है। तो साथियों इसमें जो पहला केस था एक समान वेग से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता चुके हैं। अब साथियों हम जो चलेंगे वो चलेंगे दूसरे वेग में एक समान परिवर्तन। तो वेग में एक समान परिवर्तन का जो है 2 हिस्सा है, एक बढ़ता हुआ दूसरा घटता हुआ, है ना। तो इसकी चर्चा हम करते हैं। साथियों इससे पहले हमने जो स्टडी की वो एक समान वेग की स्टडी थी। जब एक समान वेग से कोई वस्तु गतिशील होता है तो उसके ग्राफ का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके ग्राफ की प्रकृति क्या थी, ग्राफ कैसा था, ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, इन सभी सूचनाओं के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में हमने अध्ययन किया है। इससे पहले हमने अध्ययन किया है। अब जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे केस 2, यानी जो परिस्थिति 2 है, परिस्थिति जो 2 है उसका अध्ययन हम करेंगे। और इसमें जो परिस्थिति है वो ये कहता है कि वेग में परिवर्तन का जो दर है एक समान है। तो साथियों जो वेग में परिवर्तन का जो दर है जब एक समान हो तो इसमें भी 2 तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। एक वो वेग में परिवर्तन की दर जो बढ़ता हुआ हो, और एक वो केस जब वेग में परिवर्तन की दर घटता हुआ हो। तो इन दोनों केस के बारे में हमें स्टडी करनी है कि जब वेग में परिवर्तन की दर जब बढ़ता हुआ रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा, और जब वेग में परिवर्तन की दर जब घटता हुआ रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा। साथियों
जब वेग में परिवर्तन की दर जब बढ़ता है, इस स्थिति को हम यहाँ पर इस ग्राफ में अध्ययन करेंगे और देखते हैं क्या है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ग्राफ को बनाने के लिए हमें एक डाटा की आवश्यकता होती है। इस डाटा को हम किसी वस्तु को एक समान वेग में, मतलब एक समान वेग में परिवर्तन की दर जो बढ़ता हुआ हो, उसका उदाहरण लेते हैं। से माना कि एक गतिशील वस्तु का समय के साथ वेग में परिवर्तन निम्न तालिका में दिया गया है। तालिका क्या है? यहाँ पर हमने देखा 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड और पाँचवें सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड। साथियों, ये जो हमने अभी जो देखा कि 0 सेकेंड में 0 मीटर, पहले सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर, तीसरे सेकेंड में 15 मीटर, चौथे सेकेंड में 20 मीटर और पाँचवें सेकेंड में 25 मीटर। जब यहाँ परिवर्तन को जब हम देख रहे हैं कि परिवर्तन कितना हुआ, तो हर एक सेकेंड में जो परिवर्तन है वो 5 मीटर पर सेकेंड का है। परिवर्तन कितने का है? 5 मीटर पर सेकेंड का है। कहने का मतलब परिवर्तन जो है एक समान है और बढ़ता हुआ है। और कैसा है? बढ़ता हुआ। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर, ये बढ़ता हुआ है। साथियों, अब इस तालिका का जब हम अध्ययन किए हैं तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो तालिका जो लिया गया है वे वैसे गतिशील वस्तु का है जिसमें वेग में परिवर्तन जो है एक समान है और वो बढ़ता हुआ वेग में परिवर्तन है। कैसा है? बढ़ता हुआ वेग में परिवर्तन की दर है। तो साथियों, अब हम इस तालिका की सहायता से हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं और तब उस ग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स एंड वाई एक्सिस लेने पड़ते हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने समय को रखा है और वाई एक्सिस पर हमने वेग को रखा है। कहता है कि इस तालिका की सहायता से वेग समय ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर समय को एवं वाई एक्सिस पर वेग को प्रदर्शित किया गया है। साथियों, अब बात होती है कि 0 सेकेंड में 0 सेकेंड में 0 मीटर, ये पोजीशन कहाँ मिलेगी? 0 सेकेंड कहाँ होगा? ये ओरिजिन के पास, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये भी 0 है। यानी जो 0 का जो अक्ष है, 0 का जो पॉइंट है वो हमको ओ पर मिलेगा, निर्दिष्ट बिंदु पर मिलेगा, निर्देश बिंदु पर मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट होगा वो ओ पर होगा। आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद जब हम उस वस्तु, गतिशील वस्तु की स्थिति जब जानने का प्रयास करते हैं, तो जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति को पॉइंट आउट करने के लिए, जानने के लिए हमें उस समय अक्ष से और वेग अक्ष से दो परपेंडिकुलर, कहने का मतलब लंबवत रेखा खींचना पड़ता है, एक एक्स एक्सिस से और दूसरा वाई एक्सिस से। और ये दोनों लंबवत रेखा जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पर एक दूसरे को काटता है, वो जो पॉइंट होगा, वो जो बिंदु होगा, वो उस वस्तु का उस समय का पोजीशन होगा, स्थिति होगा। तो जब हम बात करते हैं 1 सेकेंड के बाद की, तो 1 सेकेंड में वो वस्तु का जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड का है। तो 1 सेकेंड में जब 5 मीटर पर सेकेंड का है, तो 1 सेकेंड के पास से वहाँ से एक लंबवत रेखा खींचते हैं और 5 मीटर पर सेकेंड का जो है पॉइंट है, वहाँ से एक लंबवत रेखा खींचते हैं। साथियों, ये लंबवत रेखाएं जो है जहाँ पर काटती है, वो बिंदु हमें उस वस्तु की स्थिति को बताता है। तो 1 सेकेंड में ए पर, फिर दूसरे सेकंड में उसी प्रकार से जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो ये बी पर मिलता है, और तीसरे सेकंड में सी पर, चौथे सेकंड में डी पर और पाँचवें सेकंड में ई पर मिलता है। अब साथियों, जो पोजीशन मिला है हमें 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4 सेकंड और 5 सेकंड पर, इन सभी पोजीशन को, इन सभी स्थिति को, इन सभी बिंदु को जब हम एक रेखा से मिलाने का प्रयास करते हैं तो ये रेखा जो है एक सरल रेखा प्राप्त होती है, लेकिन यह रेखा निर्दिष्ट बिंदु से स्टार्ट होता है और एक्स और वाई एक्सिस के बीच
एक सरल रेखा बनाता है। साथियों, जैसा कि हम इस ग्राफ के बारे में जो अध्ययन किए, इस ग्राफ का हमने जो ड्रॉ किया और इस ग्राफ के जो वेग समय ग्राफ है उसको जब हम देख रहे हैं तो वेग समय ग्राफ जो है एक स्लोप है। क्या है? एक स्लोप है। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस वेग समय ग्राफ के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक समान वेग में परिवर्तन की दर से गतिशील वस्तु का, एक समान वेग में परिवर्तन की दर से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ निर्दिष्ट बिंदु से शुरू होकर, निर्दिष्ट बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स और वाई एक्सिस के बीच एक सरल रेखा बनाता है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच एक सरल रेखा बनाता है। तो हमें ये पता चलती है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग में परिवर्तन की दर से गतिशील होगा तो उसका जो वेग समय ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा, वो सीधी रेखा होगी जो निर्दिष्ट बिंदु से स्टार्ट होगा और निर्दिष्ट बिंदु से स्टार्ट होकर एक्स और वाई एक्सिस के बीच एक सीधी रेखा बनाएगा। साथियों, यहाँ पर हम एक समान वेग में परिवर्तन की दर से गतिशील वस्तु जो बढ़ता हुआ वेग में परिवर्तन की दर है, गतिशील वस्तु का जब हम ग्राफ देखते हैं तो हमें पाते हैं कि जो ग्राफ है ये निर्दिष्ट बिंदु से स्टार्ट होता है। निर्देश बिंदु जिसको कहते हैं, जहाँ जिसको ऑरिजिन कहते हैं, उस बिंदु से स्टार्ट होता है और एक्स और वाई एक्सिस के बीच एक सरल रेखा बनाता है। आर यू क्लियर? ये क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे का जो सेक्शन है वो है इस ग्राफ से प्राप्त सूचनाएं। अगर ये ग्राफ दे दिया जाता है तो इससे आपको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, इससे आप उस वस्तु के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पोजीशन तो हम जानेंगे ही कि उस वस्तु का पोजीशन कितने समय में कहाँ है, ये बात हमें पता चल जाएगी कि उस वस्तु का पोजीशन कितने समय में कहाँ है, इस ग्राफ से हम पता कर लेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन है इस वस्तु का त्वरण क्या है, इस वस्तु का त्वरण क्या है। तो इस वस्तु का जो त्वरण है, जैसा कि हम थ्योरी पेपर में पढ़ा चुके हैं कि त्वरण जो होता है वो ग्राफ की ढाल होता है, स्लोप है ना। ग्राफ की ढाल जो होता है उसको हम त्वरण कहते हैं, वो हमें त्वरण के क्वांटिटी को बताता है। तो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप जब आप मैथ में पढ़ेंगे, जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, उसे निकालने के लिए चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस में जो परिवर्तन होता है उसको एक्स एक्सिस में परिवर्तन की, उसके सापेक्ष जो एक्स एक्सिस में परिवर्तन होता है उसे अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो स्लोप निकलता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड के सापेक्ष यानी 5 सेकेंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर का है। अगर 25 मीटर पर सेकेंड को, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, यानी 0 से जब 25 जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। और वहीं चेंज इन जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। जब वाई एक्सिस में जो परिवर्तन है 25 मीटर पर सेकेंड, उसको जब एक्स एक्सिस में परिवर्तन यानी 5 से जब डिवाइड करते हैं तो वो जो हमें अमाउंट मिलता है, वो जो हमें कैलकुलेशन आता है, वो त्वरण को बताता है। तो जैसा कि यहाँ पर अब त्वरण की बात चलते हैं, तो त्वरण क्या होता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई अक्ष में परिवर्तन, यानी वाई एक्सिस में जो परिवर्तन होता है वो, और उसी के सापेक्ष जो एक्स एक्सिस में परिवर्तन होता है उसको हम लेते हैं बटे एक्स एक्सिस में परिवर्तन। तो वाई एक्सिस में किसका परिवर्तन हो रहा है, वेग का हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। एक्स एक्सिस में किसका परिवर्तन हो रहा है, समय का हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन है ये 0 से स्टार्ट होता है 25 मीटर पर सेकेंड तक, यानी 0 से स्टार्ट होकर के 25 मीटर पर सेकेंड तक जाता है। तो वेग में जो परिवर्तन हो गया 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। समय में परिवर्तन जो हुआ 0 सेकेंड से स्टार्ट होकर के 5 सेकेंड तक जाता है, यानी 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इसका जब हल निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब कि जो उसका त्वरण है, ये जो ढाल किसको बता रहा है? त्वरण को बता रहा है। इसका मतलब है उस वस्तु का जो त्वरण है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है। क्लियर? एक इंफॉर्मेशन तो ये जो ढाल है, ये जो स्लोप है, वेग समय ग्राफ जो है, ये हमें त्वरण को बताता है। दूसरा इंफॉर्मेशन विस्थापन का। यदि कोई वस्तु अगर चल रही है, गतिशील है, तो उसके द्वारा कोई ना कोई तो विस्थापन तो तय की गई होगी, जरूर होगी। विस्थापन जो तय करना है। अब ये बात आती है कि जब विस्थापन, जब दूरी तय की गई है तो उस कैसे निकालेंगे? अगर ये ग्राफ दिया हुआ हो, दूरी कैसे निकालेंगे? तो इसे भी हमें यहाँ पढ़ना है, आखिर दूरी कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुने समय। वेग गुने समय। तो वेग कहाँ पे है? किस पर है? वेग जो है बाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर। अगर वेग की बात करें तो जितना ये 25 मीटर उतना ही ये है आपका, ये देख रहे हैं ना, ई से जो लंबवत रेखा खींची गई है एक्स एक्सिस पर वो है, और ये जो आपका टाइम एक्सिस है और ये है। तो ये जो फिगर जो बन रहा है वो ट्रायंगल है। क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो क्वांटिटी है, जो संख्या मान है, वो हमें विस्थापन के संख्या मान के बराबर होता है। अब साथियों, आप जरा बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तीसरे 1 सेकेंड में 15 मीटर, चौथे 1 सेकेंड में 20 मीटर और पांचवें 1 सेकेंड में 25 मीटर। अगर हम टोटल इस दूरी की बात करें तो 5 और 10 15, 15 दूनी 30, 30 20 50 और 25 75, यानी टोटल यात्रा में, यानी 5 सेकेंड में वो 75 मीटर की दूरी तय करेगा। और अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 25 हाफ इंटू 25 इंटू 5, हाफ इंटू 25 इंटू 5। तो जब हम 25 इंटू 5 जब करते हैं, हाफ इंटू 25 इंटू 5, तो यहां पर जो हम प्राप्त होता है हमें, वो जो एरिया प्राप्त होगा वो इसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। इसको ऐसा समझते हैं, चलिए इसमें क्या है कि अगर हम सिर्फ इसको ले लें तो ये जो केस है आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन आगे चल करके ऐसा होता है कि इसमें बीच की जो है ना, बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए कह दिया जाता है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम बीच में ही कुछ ले लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। तो हमने जो डिस्टेंस, जो विस्थापन निकाला है वो 2 सेकंड से स्टार्ट हुई और 4 सेकंड के बीच, यानी 2 से 4 सेकंड के बीच का विस्थापन हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो जब विस्थापन की बात होगी तो विस्थापन इज इक्वल टू क्या होगा? वेग गुने समय, वेग इंटू टाइम, वेग गुने समय, यानी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो बी डी इंटू बी डी एफ जी एच, यानी बी डी एफ जी एच, यानी इसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है जो सॉलिड लाइन से दिखाया जो गया इसका क्षेत्रफल। अब इस भाग को हम 2 भागों में, इस क्षेत्रफल को है ना, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आयत में और दूसरा त्रिभुज में। एक आयत में और दूसरा त्रिभुज में। तो जब आयत में हम बांटते हैं तो यहां पर होता है आयत बी एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल। बी एच जी एफ का क्षेत्रफल यानी इस आयत का क्षेत्रफल, और बी एफ डी या बी डी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब हम बी एच इंटू एच जी, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बी एच, यानी बी एच इंटू एच जी, ये लंबाई गुने चौड़ाई है ना।
तो लंबाई गुने चौड़ाई, अब प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये BF/DF। तो जब हम इसको लेते हैं यहाँ पर तो ये DF कैसे निकालेंगे, टोटल DG माइनस FG, DG माइनस FG, अगर इसको निकालना हो तो DG माइनस FG करना पड़ेगा। यहाँ पर वही हमने किया है कि DG माइनस FG यहाँ पर। अब देखिए, अब टोटल जो है B तक, यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी 10 मीटर, सांख्यिकी मान 10 मीटर है, 10 है, और ये जो है आपका 2 है, यानी 4 माइनस 2, 2 होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 10 गुने 4 माइनस 2, यानी 10 मीटर पर सेकेंड गुने 4 माइनस 2 मीटर, 4 माइनस 2 सेकेंड प्लस हाफ। अब यहाँ पर देखिए समय, आधार तो इस समय यही ना होगा, ये यानी HG के बराबर होगा BF, तो BF 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इंटू, यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर ये 10 मीटर है ना ये, और टोटल कितना है 20 मीटर। तो 20 मीटर बाई कितना, 10 मीटर, 20 मीटर बाई 10 मीटर, ये घटेगा 10 मीटर, तो 20 मीटर बाई 10 मीटर। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये टोटल का जो वैल्यू रखा हुआ है 10 मीटर इंटू इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 10 दूना 20, और प्लस हाफ, ये 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 यानी 10, यानी टोटल जो वैल्यू होगा 25 मीटर का होगा। यानी अगर वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो दूसरे सेकंड और चौथे सेकंड के बीच, यानी दूसरा सेकंड जिस समय स्टार्ट हो रहा है और चौथा समय जिस समय एंड हो रहा है, तो दूसरे और चौथे सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस जो ये कवर करेगा, जो डिस्टेंस तय करेगा, जो दूरी तय करेगा, वो 30 मीटर का होगा। तो साथियों, यहाँ से ये पता चलता है कि वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन जो होता है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होता है। क्लियर साथियों, अब इस केस की स्टडी हमने कर रखी है, इस केस को अब हम कर लिए हैं। इसी में जो दूसरा केस होगा, यहाँ पर जो बढ़ता हुआ है, अब ये नहीं, ये घटता हुआ होगा, घटता हुआ। ओके, अब ये घटेगा तब इसकी स्टडी हम कैसे कर पाएंगे, इसको हमें देखना है। तो घटते हुए जब वेग की स्टडी जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी प्रकृति क्या होगी, कैसे होगी। क्लियर साथियों, इससे पहले, इससे ऊपर हमने जो स्टडी की थी वो था एक समान वेग, यानी एक समान वेग में परिवर्तन की बढ़ती हुई दर जो होता है, यानी एक समान वेग में परिवर्तन के बढ़ते हुए दर। इस सिचुएशन को हमने समझा भी था, जो बाइक को जब हम एक्सेलरेट करते हैं और उसके बाद जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये दोनों घटनाएं इसमें आ जाती है। तो जब हम बाइक को जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो घटनाएं होती है बढ़ते हुए वेग में परिवर्तन की दर, वो घटनाएं होती है बढ़ते हुए वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन जब हम उस व्हीकल्स में, उस मोटरसाइकिल में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो घटनाएं होती है घटते हुए वेग में परिवर्तन की दर। तो घटते हुए वेग में परिवर्तन की दर का ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, इन सभी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि डाटा को, जब हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होती है, जब हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होती है तो हमें एक डाटा की आवश्यकता होती है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक डाटा की आवश्यकता होती है, और वो डाटा आपको, ये जो आपका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लेना पड़ता है। तो जैसा कि जो सिचुएशन है वो कहता है वेग में एक समान परिवर्तन, जब परिवर्तन घटता हुआ हो, यानी जब परिवर्तन की, यानी वेग में घटते हुए परिवर्तन की जो दर है, एक समान जो दर है, हम उस सिचुएशंस को लेंगे। तो कहता है माना कि एक गतिशील वस्तु का समय के साथ वेग में परिवर्तन निम्न तालिका में दिया गया है। ये तालिका हमने जो लिया है, ये तालिकाएं हैं, इसमें जो है उस वेग में परिवर्तन की दर को, यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर साथियों, जैसा कि हमें पता है कि 0 सेकेंड्स में 25 मीटर, ये कैसे हो गया 0 सेकेंड में? अभी तक तो आपने कहते आया कि 0 सेकेंड में कभी किसी की स्पीड जो है 0 ही होगी, उससे आगे नहीं होगी। लेकिन ये सिचुएशन ज़रा समझिए कि जब हम ब्रेक मारते हैं किसी व्हीकल्स में, जब चलते हुए, जब गतिशील वस्तु में जब हम रोकने का प्रयास करते हैं, और जब कोई पूछता है कि बताइए आप कितने समय में उस वस्तु को रोक पाए हैं, तो आप क्या पूरे समय को बताते हैं? नहीं, वो समय जो होता है उस समय से स्टार्ट होता है जब हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जब उसे हम ब्रेक लगाते हैं। तो साथियों, जब हम ब्रेक लगा रहे थे
जब ब्रेक अप्लाई करना जब चालू किया, जब शुरू किया, उस समय उस वस्तु की गति जो है 25 मीटर पर सेकेंड की थी। कितने की थी? 25 मीटर पर सेकेंड। जब 1 सेकेंड तक जब हमने ब्रेक लगा करके रखा, जब ब्रेक लगाया तो उसकी जो गति हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में 10 मीटर, चौथे सेकेंड में 5 मीटर और फिफ्थ सेकेंड जाते जाते वो 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड में आ गई। कहने का मतलब कि गाड़ी जो है अब स्टॉप हो गई, रुक गई। तो साथियों, ये जो सिचुएशन है जब हम ब्रेक लगाते हैं, उस सिचुएशन को जब ग्राफ में दिखाना हो तो कैसा होगा? जब ग्राफ में दिखाना हो तो कैसा होगा? तो सबसे पहले जब हम इस तालिका को जब अध्ययन किए, जब हम स्टडी किए, तो हमें यही प्राप्त हुआ कि जो सिचुएशन है वे वैसे गतिशील वस्तु का है जिसके वेग में परिवर्तन की दर कैसा है? घटता हुआ वेग में परिवर्तन की दर है। और यही सिचुएशन को हमें पढ़ना है, इसी सिचुएशन की हमें ग्राफ बनानी है। तो ये जो तालिका की सहायता से हम क्या करते हैं? ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ कहता है कि इस तालिका के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर घटते हुए वस्तु के घटते हुए वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के घटते हुए वेग में परिवर्तन की दर एक समान समय में एक समान है। यह सिचुएशन को ये एक समान समय में एक समान है। अब कहता है कि ये तो हम तालिका के अध्ययन तो हम कर ही चुके हैं, इससे हमें पता चल चुका है। कहता है कि अब इस तालिका की सहायता से वेग समय ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर समय को और वाई एक्सिस पर वेग को लेते हैं। ये तो हर बार हमने किया है। इसी तरह से हम हर बार जितना बार भी हमने ग्राफ बनाया है, आप अपने कन्वीनियंट के लिए हमेशा आप टाइम को एक्स एक्सिस पर लेंगे और जो अदर जो पैरामीटर्स रहेगा उसको दूसरे एक्सिस पर लेंगे, यानी वाई एक्सिस पर लेंगे। अब साथियों, जब हम ग्राफ जब ड्रॉ करने चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो डाटा है, ये डाटा को जब हम स्टडी करते हैं तो 0 मीटर पर 25 सेकेंड है। तो 0 मीटर पर 25 सेकेंड्स अगर है तो उसका सिचुएशन कहाँ होगा? 0 मीटर पर 25 सेकेंड में वस्तु का सिचुएशन कहाँ होगा? वस्तु कहाँ स्थित होगी? इसको पता करने के लिए हम हर बार बोले हैं कि उस समय, जिस समय की हमें वस्तु स्थिति लेना है उस समय, और उस समय में जो उसका स्पीड है, जो उसकी वेग है, वो भी कंसिडर करना है। और ये दोनों पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो एक दूसरे को जहाँ पर कट करेगा, वो परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को जहाँ पर कट करेगा, वो कटान बिंदु ही उस वस्तु का उस समय के लिए वो पोजीशन होगा, स्थिति होगा। तो जब हम 0 समय की बात करते हैं, 0 टाइम की, 0 सेकेंड्स की, तो 0 सेकेंड तो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो 0 सेकेंड से जब हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो ये बाई एक्सिस ही होगी, बाई एक्सिस ही। और जब बाई एक्सिस पर चलते हैं और 25 मीटर का जो पर सेकेंड है 0 सेकेंड में, 0 सेकेंड में जो उसकी स्पीड है, जब हम इस कंडीशन को जब ले रहे हैं, जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो 25 मीटर जो है वो बाई एक्सिस पर ही है। डेट मीन्स कि ये जो पॉइंट है, ये जो कटान बिंदु है, ये हमको वाई एक्सिस पर ही मिलने वाला है। और वो कटान बिंदु क्या है? P है। वो कटान बिंदु P है। तो 0 सेकेंड में जब हम ब्रेक लगाना चालू करते हैं तो वो गाड़ी की जो पोजीशन होती है, जो स्थिति होती है, वो हमको बाई एक्सिस के P पर मिलता है, यानी बाई एक्सिस पर मिलता है। वो पॉइंट जो बाई एक्सिस पर रहता है, वो कटान बिंदु बाई एक्सिस पर होता है। अब साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहले सेकंड की बात करते हैं। जब हम पहला सेकंड की जब बात कर रहे हैं तो इसका स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड का हो जाता है। तो 1 सेकंड में 1 सेकंड की स्थिति ये है और 20 मीटर का स्थिति ये है। हम दोनों से हम क्या करते हैं? एक लंबवत रेखा खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। वो लंबवत रेखा जहाँ पर एक दूसरे को कट करता है, कि बार बार हम कह रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को कट करता है, वो कटान बिंदु ही उस समय उस वस्तु की स्थिति को दर्शाता है ना। ये बात तो आपके दिमाग में तो बहुत अच्छी तरह फिट कर गया होगा, क्योंकि हमने 3-4 ग्राफ पढ़ा चुके हैं और हर बार हमने यही कहा है कि जब वस्तु की स्थिति पता करना हो तो उस समय और उस समय का जो दूसरा पैरामीटर है, जैसे यहाँ पर वेग है, तो वेग, इस दोनों पॉइंट से हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से एक लंबवत रेखा खींचते हैं। वो लंबवत रेखा जिस बिंदु पर कटता है, वो कटान बिंदु ही उस समय के लिए उस वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। तो अगर 1 सेकंड की चर्चा करते हैं तो 1 सेकंड में उसकी वस्तु स्थिति क्या होगी? ए पर होगी, दूसरे सेकंड में बी पर, तीसरे सेकंड में सी पर, चौथे सेकंड में डी पर और 5वें सेकंड में ई पर। जो कि 5वें सेकंड में क्या है? 5वें सेकंड में समय तो 5 सेकंड है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 0 मीटर पर सेकंड तो स्पीड यहीं पर होगी। अब यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर लाइन जब जाएंगे तो ये आएगी, और यहाँ से जब हम
5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन जब खींचेंगे 5 सेकंड का, तो ये हमें ई पर मिलेगा, डेट मीन्स एक्स एक्सिस पर मिलेगा। अब साथियों इन सभी पॉइंट को, इन सभी जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु पी, ए, बी, सी, डी एंड ई, इस सभी को जब हम मिलाने का प्रयास करते हैं, जब एक लाइन से ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं एक लाइन में, तो हम पाते हैं कि ये सभी कटान बिंदु जो है एक सरल रेखा के रूप में आ जाता है। ये सभी कटान बिंदु एक सरल रेखाएं में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु घटते हुए परिवर्तन की दर से, घटते हुए एक समान परिवर्तन की दर, घटते हुए वेग यानी घटते हुए वेग के एक समान परिवर्तन की दर जो है, अगर है ऐसा सिचुएशन, तो उसके जो ग्राफ होंगे वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होते हुए सीधी रेखाओं में आगे बढ़ते हुए एक्स एक्सिस पर समाप्त होंगे। तो अगर हम नेचर की बात करें, ग्राफ के नेचर की बात करें, कब? जब कोई वस्तु घटते हुए एक समान वेग में परिवर्तन की दर से गतिशील है। तो आर यू क्या मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात को समझिए। जब हम ब्रेक मारते हैं वस्तुओं में, तो ब्रेक जब मारते हैं तो उसकी स्पीड जो घटती है ना, और वह जब घटना जो है अगर एक समान हो, तो फिर उसका ग्राफ जो है आपका वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, सीधी रेखाओं में आगे बढ़ते हुए एक्स एक्सिस पर एंड करेगा, एक्स एक्सिस पर समाप्त होगा। तो साथियों यहाँ पर जब हम ग्राफ का अध्ययन करते हैं, जब ग्राफ का हम अध्ययन करते हैं, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि इस वेग समय ग्राफ के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि घटते हुए वेग में परिवर्तन की गति से गतिशील वस्तु है ना, गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ वाई एक्स से प्रारंभ होकर एक सीधी रेखा आगे बढ़ते हुए एक्स एक्सिस पर समाप्त होता है। साथियों ये जो आपका ग्राफ का जो नेचर है, ये सीधी रेखाएं हैं, लेकिन ये वाई एक्सिस से प्रारंभ होती है और एक्स एक्सिस पर समाप्त होती है ना। इस चीज़ को याद रखना है। और आपका जब प्रश्न होंगे, जब आपका न्यूमेरिकल्स होंगे, तो अगर घटते हुए चाल का होगा, अगर घटते हुए वेग का होगा, एक समान घटते हुए वेग का, तो आपको ये ग्राफ इसी तरह का दिखेगा और इससे जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी वो आपको बताना होगा। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है इस ग्राफ के द्वारा जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी अगर ये ग्राफ दे दे आपको और ये कहे कि बताइए उस वस्तु की गति किस प्रकार की है, पहला क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है कि वस्तु का फलने समय मतलब तीसरे सेकंड में उसका पोजीशन क्या है, ये भी पूछ सकता है। पूछ ये भी सकता है कि उस वस्तु का त्वरण क्या है। पूछ ये भी सकता है कि जब वस्तु में जब हम ब्रेक लगाए, जब चलती हुई वस्तु में, गतिशील वस्तु में जब हम ब्रेक लगाए, तो कितनी दूरी तय करके रुका। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को, इन सारी सूचनाओं को आपको इसी ग्राफ से रिट्रीव करना होगा, इसी ग्राफ से प्राप्त करना होगा। तो साथियों आप चलते हैं सूचनाएं की बात करने। अब जब हम सूचना की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस ग्राफ में जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख के बता सकते हैं। जैसे मान लिया अगर कोई पूछ दे कि तीसरे सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या है, तो हम इस ग्राफ में जो पैरामीटर्स जो दिए होते हैं, जैसे मान लिया अगर तीसरे सेकंड की बात करेगा, तो तीसरे सेकंड में हम ये बता सकते हैं कि उस वस्तु की गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड का है, और 10 मीटर प्रति सेकंड से जब वो गुजर रहा है तो तीसरे सेकंड में वो पॉइंट सी पर है। ये देख के बताया जा सकता है। जो दूसरा इंफॉर्मेशन है कि भाई ये वस्तु है कैसा, इस वस्तु की गति का प्रकृति क्या है, कैसा नेचर है वस्तु की गति का। तो हम ये बता सकते हैं कि वस्तु की गति का जो प्रकृति है वो घटते हुए एक समान वेग में परिवर्तन की दर है। घटते हुए एक समान वेग में परिवर्तन की दर से वो वस्तु गतिशील है। ये नेचर है वस्तु की गति का। अब हम तीसरा जो प्रश्न होता है वो होता है त्वरण का। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए इस समय अंतराल में वस्तु में क्या त्वरण था, तो जब हम त्वरण की बात करते हैं तो फिर हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं कि त्वरण क्या है। त्वरण का मतलब जो होता है स्लोप का मतलब ढाल। जो समय ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो हमें त्वरण के बारे में बताता है। अब साथ में जब हम ढाल की बात करते हैं तो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण मतलब स्लोप का मतलब वाई अक्ष में परिवर्तन बटे एक्स अक्ष में परिवर्तन, जो एक्स एक्सिस है एक्स अक्ष में परिवर्तन। तो वाई अक्ष पर चूंकि वेग को लिया गया है, वाई अक्ष पर किसको लिया गया, वेग को। तो वेग में परिवर्तन समझ गया, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, क्योंकि वाई एक्सिस पर वेग को लिया गया और एक्स एक्सिस पर समय को लिया गया है। तो वाई एक्सिस में परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन, और एक्स एक्सिस में परिवर्तन मतलब समय में परिवर्तन। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो लास्ट जो
वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लास्ट में वस्तु रुकेगी आकर के, गतिशील वस्तु रुक जाएगी। तो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो हम उसके अंतर को कैसे निकालेंगे, जब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है और प्रारंभिक वेग क्या है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 25 मीटर पर सेकेंड, और समय अंतराल क्या है 5 सेकेंड, यानी फाइनली 5 सेकेंड में रुका है और 0 सेकंड में स्टार्ट हुई थी, तो 5 सेकंड माइनस 0 सेकंड। जब हम इसका पूरा का पूरा जब सोल्यूशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ बात यह आती है कि जब वस्तु चल ही रही है, जब वस्तु दूरी तय ही कर रही है, तो ये जो त्वरण जो है वो माइनस क्यों है। तो साथियों ये जो माइनस है ये संख्या के मान को माइनस में नहीं बताता है, बल्कि ये माइनस जो है उसकी दिशा को इंडिकेट करता है, उसकी दिशा को बताता है। अब कैसा दिशा भाई, दिशा ये कि जो वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसका जो वेग है वो उसके जस्ट विपरीत दिशा में है। उसका वेग क्या है, जस्ट विपरीत दिशा में है। अगर कोई वस्तु को रोकना है तो जो हम बल लगाते हैं उस बल का जो लगाना जो होता है कैसा होता है, जिस दिशा में वस्तु चल रही है उसी दिशा में बल लगाते हैं। नहीं, उस दिशा में अगर बल लगाएंगे तो उस वस्तु की गति तो और बढ़ जाएगी। तो हमें उस वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, है ना। तो बल से संबंधित होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो जब हम बल की बात करते हैं तो जब बल हम उसके विपरीत दिशा में लगाते हैं मतलब त्वरण जो है माइनस में होगा, विपरीत दिशा में होगा। दैट्स वाई ये जो माइनस जो आया है एक्सेलरेशन के साथ ये डायरेक्शन को बताएगा, और डायरेक्शन ये बताएगा कि जो एक्सेलरेशन है इसमें वाकई में वो एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि वो अवत्वरण है, बल्कि वो त्वरण नहीं होकर के क्या है, अवत्वरण है। तो ये जो माइनस है इसको अवत्वरण कहेंगे। यानी अगर हमने पहले भी चर्चा की थी कि किसी भी सिचुएशन में आपको त्वरण ही निकालने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि त्वरण को जब त्वरण के रूप में दर्शाना है तब तो पॉजिटिव होता है, तब तो उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब त्वरण को अवत्वरण के रूप में दर्शाना है तब हम उसमें माइनस लगाते हैं, तभी वो अवत्वरण हो पाता है। या अवत्वरण को जब त्वरण के रूप में दर्शाएंगे तो अवत्वरण के जो सांख्यिकी मान होता है उसमें माइनस लगाएंगे तब वो अवत्वरण होगा। तो वास्तव में यहाँ क्या है, अवत्वरण है। अब उस अवत्वरण को हम त्वरण के रूप में दिखा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। दैट्स वाई यार माइनस आया है, ये माइनस है। तो हम ये समझ लेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो रिट्रीव हुई है, ये जो इन्फॉर्मेशन ग्राफ से आया है ये त्वरण के लिए है, और त्वरण वास्तव में वो त्वरण नहीं अवत्वरण है। वास्तव में वो क्या है, मंदन है। हम ब्रेक लगा करके उस वस्तु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि उस वस्तु को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ना कि उस वस्तु को स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए अब और आगे इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। अगर वस्तु गतिशील है, अगर वस्तु गति में है तो जाहिर सी बात ये प्रश्न उठता है कि हमें ये बताइए कि जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो वस्तुएं कितनी दूरी तय करने के बाद उसकी स्पीड जो है, उसकी वेग जो है 0 हो गया। तो ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा। ये दूरी कैसे निकलेगा, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा। तो साथियों जैसा कि हर बार हम पढ़े हैं, जो विस्थापन होता है वो वेग, समय, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होता है उसके सांख्यिकी मान के बराबर होता है। समझ गए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या हम बोल रहे हैं कि उस वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन का मान, सांख्यिकी मान, उस वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन का सांख्यिकी मान वेग, समय, ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसके सांख्यिकी मान के बराबर होता है। अब संख्या मान यहाँ क्या हो गया भाई, ये कौन सा नया चीज़ आपने जोड़ दिया, कुछ नहीं जोड़ा हमने। और एरिया को मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं, वही डिस्टेंस को मीटर में दर्शाना पड़ेगा। समझ गए। तो अगर हम ये कह दें कि एरिया के बराबर विस्थापन हो जाएगा तो फिर कहिएगा कि सर यहाँ तो यूनिट अलग है। तब हम इस बात को हम लेते हैं कि नहीं, वहाँ पर संख्या मान जो होगा एरिया का, क्षेत्रफल का, वो संख्या मान आपको इसके यानी विस्थापन के संख्या मान के बराबर होगा। अब चलते हैं विस्थापन की ओर। विस्थापन को जैसा कि आप जानते हैं, विस्थापन को हम वेग गुने समय, विस्थापन इज इक्वल टू वेग गुने समय। तो यहाँ पर वेग गुने समय की बात करते हैं तो यानी एरिया की बात, ये जो एरिया इनक्लोज होगा इसकी बात। अब साथियों आता है कि अगर टोटल मान लिया अगर 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक का अगर हमको निकालना हो
कि कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी, तो ये एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल है निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है, बीच में दे देता है। मान ली 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच कितना विस्थापन तय किया वो ये दे देगा। तो हम इसी को ले लेते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है, ये जो थोड़ा कठिनाई उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसी चीज़ को हम ले लेते हैं। अब इसको जब लेते हैं तो कहता है वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल जब हम लेंगे 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच, तो ये क्षेत्रफल आपका ये है जो मोटी लाइन से दर्शाया गया है, ये यानी ए सी एच जी एफ का जो ये है, या यूँ चलें तो ऐसे AFGHC, ये जो एरिया है, ये एरिया आपको दर्शाएगा 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच तय किया गया विस्थापन। अब इस जो फिगर है इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को जो है हम ऐसा बांटते हैं, एक भाग आयत हो जाता है, दूसरा भाग त्रिभुज हो जाता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इस तरह से जब हम यहाँ पर ये फॉर्मुलेशन करते हैं, सारा चीज़ को जब हम रखते हैं, तो रखने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जैसे इसका ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल 10 गुने क्या होगा 2 सेकंड, यानी 1 से 3 सेकंड के बीच क्या 2 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो 10 गुने 2 मतलब 20। और यहाँ पर जब चलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो हाफ इंटू ये जो होगा FC मतलब आधार, तो FC क्या 2 सेकंड, तो 2 गुने और यहाँ से यहाँ तक ये होगा, तो टोटल कितना है, टोटल 20 है। तो 20 - 10 ये यहीं तक नहीं लीजिएगा, 20 - 10 यानी 10, यानी क्या होगा 2 गुने 10, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 10। और इधर का जो है आयत का क्षेत्रफल 20 + 10 30, यानी 30 मीटर की दूरी, ये डिस्टेंस 30 मीटर का विस्थापन ये तय करेगा। यानी 1 से 3 सेकंड के बीच जो उस वस्तु के द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होगा वो 30 सेकंड का होगा। अरे ओके, और ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने हर पॉइंट की यहाँ जिक्र कर रखी है। अब साथियों हम आगे बढ़ेंगे। अब ये तीसरा जो कंडीशन है आपका, ये तीसरा कंडीशन जो है वेग में असमान परिवर्तन। वेग में असमान परिवर्तन के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। साथियों अभी तक हमने जो अध्ययन किया वो एक समान त्वरण का 2 केसेस बढ़ते हुए घटते हुए, इसका हमने जिक्र किया, इसकी हमने स्टडी की। अब हम जो तीसरे केस और अंतिम केस, वेग समय ग्राफ में सबसे अंतिम जो केस है हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, और ये है असामान्य त्वरण का। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि असामान्य त्वरण क्लास 9 में पढ़ना नहीं है। क्लास 9 में असमान त्वरण के बारे में सिर्फ चर्चा करना है, सिर्फ उसके बारे में जान लेना है कि असमान त्वरण होता क्या है। लेकिन फिर भी अगर उसके ग्राफ की अगर स्टडी करनी हो, अगर ग्राफ दे दिया जाए पहचानने के लिए कि किसका ग्राफ है, तो इसमें भी 2 तरह के केसेस बनते हैं, और वो भी केस बनता है घटते हुए और बढ़ते हुए। अगर असमान त्वरण बढ़ते हुए हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा, और अगर असमान त्वरण घटते हुए हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है असमान त्वरण किसको कहते हैं, यानी इक्वल समय में कहता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब असमान दूरी जब समान समय अंतराल में तय की जाए, असमान जब वेग में परिवर्तन जब समय समान समय अंतराल में हो, तो उसको हम असमान त्वरण कहते हैं, या वेग में असमान जो परिवर्तन होता है उसको कहेंगे। तो यहाँ पर इसकी चर्चा हम करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम ग्राफ की चर्चा करते हैं तो उसमें एक डाटा की आवश्यकता होती है, और डाटा हम हर बार लेते हैं, और उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है। जैसे वेग में असमान परिवर्तन, वेग में असमान बढ़ते हुए। अब देखिए जो पहला केस है, पहले केस की हम स्टडी कर रहे हैं कि असमान त्वरण तो है, लेकिन कैसा है, बढ़ते हुए असमान त्वरण है। असमान त्वरण है पर बढ़ते हुए असमान त्वरण है। असमान त्वरण कहने का मतलब ये हो गया कि इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन की दर है वो अलग अलग है। इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन की दर है वो अलग अलग है, ये होती है। तब हम जो इसमें जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं असामान्य त्वरण पर। कैसा, बढ़ता हुआ असमान त्वरण। कहता है कि माना कि बढ़ते हुए असमान त्वरण से, असमान वेग में परिवर्तन की दर से या असमान त्वरण से गतिशील वस्तु का समय के साथ
समय के साथ जो वेग है वो हमने तालिका में लिया है। इस तालिका का अध्ययन करेंगे और ये क्लेरिफाई करेंगे, ये स्पष्ट करेंगे कि जो हमने जो लिया है, जिस वस्तु के सिचुएशन को लिया है, वो वाकई में बढ़ते हुए असमान त्वरण का है या नहीं है। तभी तो उसकी ग्राफ की हम चर्चा करेंगे, तब तो उसकी ग्राफ बनाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम इस तालिका का अध्ययन करते हैं। कहता है 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर, जब 0 से 1 सेकेंड जब गए तो 5 मीटर, दूसरे में 12 मीटर, तीसरे में 20 और चौथे में 30 मीटर। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 से 1 सेकेंड के बीच जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो 5 मीटर पर सेकेंड का है। कितने का है? 5 मीटर पर सेकेंड का। लेकिन जैसे ही 1 सेकेंड से जब दूसरे सेकेंड की ओर चलते हैं, 1 से 2 सेकेंड के बीच का जो डिफरेंसेस है वो 7 मीटर पर सेकेंड का है। और उसी प्रकार से दूसरे से तीसरे में जो डिफरेंस है वो 8 मीटर पर सेकेंड का है। और ठीक उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे से चौथे सेकेंड की ओर, तो वहाँ पर जो असमान त्वरण जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड का है। तो साथियों, ये जो ग्राफ है, ये जो डाटा हमने लिया है, ये डाटा यह स्पष्ट करता है कि यह उसी गतिशील वस्तु की स्थिति है जिसमें असमान त्वरण पर, लेकिन कैसा? बढ़ता हुआ असमान त्वरण। बढ़ता हुआ असमान त्वरण से गतिशील वस्तु का यहाँ पर वेग समय के साथ लिया गया है। और इससे इस टेबल के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो स्थिति है ये वैसी वस्तु का है जो बढ़ते हुए असमान त्वरण के साथ गतिशील है। ये बात समझ में आ गई? तो जब हम इसने टेबल का जब हम अध्ययन कर लिया और ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो स्थिति है ये वैसी वस्तु का है, वैसे गतिशील वस्तु का है जिसका बढ़ते हुए असमान त्वरण है, जिसका बढ़ता हुआ असमान त्वरण है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ ये वही है। इस तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु बढ़ते हुए असमान त्वरण से गतिशील है। पहला तो ये हो गया। तो ये क्लियरिफाई कर देता है कि ये जो हमने जो लिया है तालिका, ये बढ़ते हुए असमान त्वरण की गतिशील वस्तु का है। अब है इस तालिका की मदद से, ये जो तालिका हमने लिया, ये जो डाटा हमने लिया, इसकी मदद से हम एक वेग समय ग्राफ बनाते हैं। इस वेग समय ग्राफ में क्या है? कहते हैं इस तालिका की सहायता से एक वेग समय ग्राफ बनाते हैं जिसमें समय को x एक्सिस पर और वेग को y एक्सिस पर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, ये जो है समय को x एक्सिस पर और वेग को y एक्सिस पर। साथियों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम x एक्सिस को टाइम एक्सिस भी कहते हैं, समय एक्सिस, समय अक्ष, और y एक्सिस को हम वेग अक्ष भी कहेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर वेग को रखा गया है और x एक्सिस पर समय को रखा गया है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि इस वेग की ग्राफ से, कहते हैं कि ये जो आपका डाटा है, इस डाटा की मदद से हम ग्राफ बनाते हैं और हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वो वेग समय ग्राफ कैसा होगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें ग्राफ खींचने की आवश्यकता है, जिसमें कहते हैं ना कि जो पॉइंट का लोकेशन लिया जाता है ना, जिसको जो पॉइंट का जो अक्ष की जो नाप होता है, अक्ष की जो ये पॉइंट की जो डिनेशन होता है, उसको लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट को लें तो 0 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड, तो 0 मीटर पे 0 मीटर पर सेकेंड की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? वो ऑरिजिन पॉइंट पे है साथियों, ये ऊपर है। यहाँ पर टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, यानी वेग भी 0 है। यानी वो वस्तु जो है अभी यहाँ पर है। वस्तु कहाँ पर है? वास्तव में वो वस्तु जो है हमारे ग्राफ में वो ऊपर है, ऑरिजिन पर है, जहाँ उसका समय और वेलोसिटी, समय और वेग दोनों 0 है। अब हम चलते हैं पहले सेकंड की ओर। जब हम पहले सेकंड की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि वो वस्तु जो है 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड एक्वायर कर लिया है, 5 सेकंड प्रति मीटर की स्पीड को प्राप्त कर लिया है। तो जब हम 1 सेकंड की जब चर्चा करते हैं तो 1 सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड, तो किसी ग्राफ में जिस तरह से हमने 0 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड का लोकेशन पता किया था कि वो कहाँ पर होगा वस्तु, उसी प्रकार से हम 1 सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की स्थिति पर हम पता लगाएंगे कि ये वस्तु आखिर है कहाँ पर। तो इसे पता लगाने के लिए हम हर बार इसकी चर्चा करते हैं कि x एक्सिस से और y एक्सिस से एक हम
परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, एक लंबवत रेखा खींची जाती है। ये दोनों लंबवत रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो बिंदु उस वस्तु का उस समय पर उसकी स्थिति होगी। तो 1 सेकेंड पर हमने एक लंबवत रेखा खींची है और 5 मीटर पर सेकेंड पर भी हमने एक लंबवत रेखा खींची है। ये दोनों लंबवत रेखा जहाँ क्रॉस कर रही है वो बिंदु ए है। वो बिंदु क्या है? ए है। डैट मीन्स कि आफ्टर 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के बाद उस वस्तु की स्थिति जो है हमारे ग्राफ में ए पर है, बिंदु ए पर है। ठीक उसी प्रकार से जब हम 2 की चर्चा करते हैं दूसरे सेकेंड की, तो इसकी जो पोजीशन होता है, इसकी जो स्थिति होती है वो बी पर होती है, तीसरे सेकेंड में सी पर होती है और चौथे सेकेंड में डी पर होती है। तो साथियों, हमने इस ग्राफ की मदद से उस वस्तु का, उस गतिशील वस्तु का लोकेशन यानी उसकी स्थिति हमने जान रखी है। वो कहाँ कहाँ पर है? 0 सेकेंड में ऑरिजिन पर है जिसको हम निर्देश बिंदु कहते हैं, 1 सेकेंड में ए पर है, दूसरे सेकेंड में बी पर है, तीसरे सेकेंड में सी पर है और चौथे सेकेंड में डी पर है। अब साथियों, इन सभी बिंदुओं को हम एक पाथ के रूप में डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, एक पाथ के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो वस्तु कौन सा रास्ता को फॉलो किया है, वो वस्तु कौन सी रास्ते को, कैसी रास्ते को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा है। तो साथियों, जब हम ओरिजिन से ए की ओर बढ़ते हैं या निर्दिष्ट बिंदु से जब ए की ओर बढ़ते हैं तो ये स्ट्रेट है। फिर जब यहाँ से बी की ओर बढ़ते हैं तो ये जो है आपका कर्व है, कर्व होता हुआ सी की ओर, डी की ओर। इस तरह से हम जो देख रहे हैं, ये जो लाइन जो है, ये जो हमने खींची है, ये लाइन एक वक्र रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। ये लाइन सरल रेखा मालूम नहीं पड़ता है। ये लाइन क्या है? एक वक्र रेखा, ये सरल रेखा नहीं है। अब साथियों, अब बात होती है कि सर आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पर जो अपनी स्थिति ली है और उस बिंदुओं को मिलाने पर जो प्राप्त हुआ है वो एक वक्र रेखा है। लेकिन ये वक्र रेखा को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप, यानी बढ़ता हुआ त्वरण। बढ़ता हुआ त्वरण क्या कहेंगे? बढ़ता हुआ त्वरण। अब है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? बढ़ता हुआ त्वरण है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो मान लिया जाए कि एक वस्तु जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, जिस समय पहले सेकेंड में जैसा किया था 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अगर उसी स्पीड से लगातार बढ़ता रहे 5 ही मीटर, यानी उसके जो वेग में जो परिवर्तन है वो 5 मीटर का ही हो, यानी पहले सेकेंड में 5, दूसरे सेकेंड में 10, तीसरे सेकेंड में 15, चौथे सेकेंड में 20, अगर इसी तरह से एक समान त्वरण से अगर बढ़ता रहे तो वो लाइन जो हमें प्राप्त होगी वो ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन प्राप्त होगी एक समान त्वरण की। अगर इस डॉटेड लाइन से कोई भी ग्राफ अगर ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, दैट मीन्स कि अगर वो बाई एक्सिस की ओर शिफ्ट करता है, बाई एक्सिस की ओर, तो वो जो लाइन होगा, वो जो वेग समय ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा, बढ़ते हुए वेग समय ग्राफ होगा। और वहाँ पर जो गतिशील वस्तु होगी उसकी प्रकृति होगी बढ़ते हुए असामान्य त्वरण, उसकी प्रकृति होगी बढ़ते हुए असामान्य त्वरण। तो इस लाइन को जब हम देख रहे हैं कि जो हमने जो एक समान त्वरण का जो लाइन हमने माना है क्या कि अगर मान लिया कोई वस्तु 5 मीटर की स्पीड से गति से, इसकी जो गति हमेशा बढ़ती रहे तो एक समान त्वरण होगा और ये लाइन, एस्टिमेटेड लाइन जो है ये होगा। और इस लाइन से, ये एक समान त्वरण की लाइन से अगर कोई भी ग्राफ अगर ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा तो उसको हम इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ ग्राफ कहेंगे, बढ़ता हुआ त्वरण कहेंगे। और जब बढ़ता हुआ त्वरण होगा तो उसकी वस्तु की प्रकृति होगी वो होगी असमान बढ़ते हुए त्वरण के साथ गतिशील वस्तु। ये समझ में आई बात? तो हम ये समझेंगे कि हम जो है पहले एक बिंदु से जो ग्राफ लिया जाएगा उसको हम एक डॉटेड लाइन के रूप में बना लेंगे। और जैसे हम देखेंगे कि नहीं, इस ग्राफ से, इस डॉटेड लाइन से, यानी एक समान त्वरण से कोई भी अगर ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट करे यानी बाई एक्सिस की ओर शिफ्ट करे तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, वो बढ़ता हुआ स्लोप होगा, बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, बढ़ता हुआ त्वरण होगा। और इस स्थिति में जो वस्तु की जो गतिशील की जो प्रकृति होगी वो होगी बढ़ते हुए असमान त्वरण की। ये बात समझ में आ गई? अब हम इस चीज़ को हम शब्द में लिखें, इस चीज़ को हम लिखें। निष्कर्ष में लिखा गया है कि इस वेग समय ग्राफ के अध्ययन से, इस वेग समय ग्राफ के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि बढ़ते हुए असमान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ एक वक्र रेखा जो निर्दिष्ट बिंदु से प्रारंभ होकर x और y एक्सिस के बीच एक समान त्वरण रेखा से y एक्सिस की ओर बढ़ता हुआ होगा। अरे ओके, जैसा हमने वहाँ पर कहा वैसा ही हमने लिखा कि अगर कोई वस्तु अगर बढ़ते हुए असामान्य त्वरण से गतिशील है
तो उस वस्तु का ग्राफ जो होगा वो निर्दिष्ट बिंदु से स्टार्ट होकर एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच, एक्स और वाई एक्सिस के बीच, किधर, एक्स और वाई एक्सिस के बीच वक्र रेखा जो वाई एक्सिस की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, वाई एक्सिस की ओर बढ़ता हुआ बढ़ेगा। तो ये जब ग्राफ है, ये ग्राफ जिसको कहते हैं बढ़ते हुए असमान त्वरण, ये ग्राफ बढ़ते हुए असमान त्वरण का और ये एक समान त्वरण का है। जब एक समान, फिर एक बार हम इसकी चर्चा कर देते हैं कि जब एक समान त्वरण के वेग समय ग्राफ से कोई ग्राफ अगर ऊपर की ओर, डैट मीन्स वाई एक्सिस की ओर, डैट मीन्स वेग एक्सिस की ओर अगर शिफ्ट करता है, अगर उस तरफ बढ़ता है, तो वो ग्राफ बढ़ता हुआ त्वरण का होगा और इसमें उसकी जो प्रकृति होगी वो होगी बढ़ते हुए असामान्य त्वरण के साथ गतिशील वस्तु। बात समझ में आ गई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहला केस का अध्ययन कर लिया, वो केस जिसमें असामान्य त्वरण तो था लेकिन बढ़ता हुआ था, बढ़ता हुआ असमान त्वरण। अब है घटता हुआ असमान त्वरण। अब है वेग में असमानता, वेग में असमान घटते हुए परिवर्तन, वेग में असमान घटते हुए परिवर्तन। ये भी ब्रेकिंग का ही है, या ऐसे ये कहें, मतलब यूँ कहें कि अगर हम इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, जैसे मान लिया कि एक वस्तु जो है, जैसा कि हर बार हमने एक डाटा लेते हैं, उस डाटा की हेल्प से ही, उस डाटा से ये क्लेरिफाई करते हैं कि जिस चीज़ को हमने लिया है वो वस्तु वाकई में है उसी कंडीशन का है जो कंडीशन को हमने ले रखा है। तो हमने जो कंडीशन लिया है वो लिया है वेग में असमान घटते हुए परिवर्तन। तो हम जैसा माना कि असमान घटते हुए वेग से गतिशील वस्तु के समय के साथ, वस्तु का समय के साथ वेग निम्न तालिकाओं में दिया गया है। ये तालिका 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 18 मीटर, तीसरे सेकंड में 25 मीटर और चौथे सेकंड में 30 मीटर। इसमें है क्या? इसमें जानने की आवश्यकता है कि 0 से पहले सेकंड के बीच जो इसमें त्वरण हुआ है वो 10 मीटर पर सेकंड का है। कितने का? 10 मीटर पर सेकंड का। फिर पहले से दूसरे में जो त्वरण हुआ है वो हुआ है कितने का? 8 मीटर पर सेकंड का। 0 से 10 गया, 10 से 18, तो पहले से दूसरे में 8 मीटर पर सेकंड का, तीसरे में 7 मीटर पर सेकंड का और चौथे में 5 मीटर पर सेकंड का। तो जैसा प्रतीत होता है कि पहला में 10, दूसरा में 8, तीसरा में 7, चौथा में 5, ये क्या है? ये घटता हुआ त्वरण है। और घटते हुए त्वरण का हम ग्राफ देखेंगे, घटते हुए त्वरण का हम ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा है। तो जब हम इस तालिका का अध्ययन करते हैं तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सिचुएशन, ये जो स्थिति ली गई है वे वैसे वस्तु का लिया गया है जो घटते हुए असमान त्वरण के साथ गतिशील है, घटते हुए असमान त्वरण के साथ गतिशील है। अब हम इस तालिका के अध्ययन से, जैसा कि हमने ये अध्ययन कर रखा है, इस तालिका को अध्ययन कर लिया और ये बात स्पष्ट हो गई कि जो वस्तु है वो घटते हुए असमान त्वरण के साथ गतिशील है। अब हम इस तालिका की मदद से ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। ग्राफ कैसा होगा उसके नेचर को देखेंगे। साथियों, इस तालिका की सहायता से ग्राफ, वेग समय ग्राफ बनाते हैं जिसमें समय को एक्स एक्सिस पर, जैसा हर बार कहते हैं, समय को एक्स एक्सिस पर और वेग को वाई एक्सिस पर। कभी भी इस बात की चर्चा जो है, आप हमेशा जो है इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा समय को एक्स एक्सिस पर और वेग को वाई एक्सिस पर लेंगे, है ना। इसलिए हम कह रहे हैं, इसको इसलिए कह रहे हैं कि आपको सुविधा होगी। लेकिन इस पर, इससे और जो जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स है उसको हम, इसको क्लियर करने के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। अब है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से लोकेशन देखते हैं कि 0 सेकंड में 0 मीटर पर, तो वो ग्राफ में उसका लोकेशन कहाँ होगा? तो निर्दिष्ट बिंदु पर होगा, क्योंकि निर्दिष्ट बिंदु पर किसी वस्तु का 0 सेकंड में 0 मीटर उसकी स्पीड होती है। यहाँ पर हमने जो ओ ले रखा है, ओ पर जो ये निर्दिष्ट बिंदु है, ये पहला सिचुएशन, यानी ये जो आपका है ना, ये पहला सिचुएशन जो ये है आपका 0 सेकंड पर 0 मीटर का, वो कहाँ पर है? ऑरिजिन पर है। अब हम पहले सेकंड की बात करते हैं। पहले सेकंड में वो वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति को प्राप्त कर लेता है। तो पहले सेकंड में जब 10 मीटर, अब जैसे अब लोकेशन की बात होती है तो लोकेशन की हर बार मैं चर्चा करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए और आप कभी कन्फ्यूज़ ना हो। ये 1 सेकंड पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन और 10 मीटर पर सेकंड पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, और वो जो कटान बिंदु जो होता है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, कटान बिंदु जो होता है उस वस्तु का पोजीशन को दर्शाता है। तो मान लिया जाए कि पहले सेकंड में उस वस्तु का जो पोजीशन है वो ए पर है, ये बिंदु जो है ए पर है,
फिर दूसरे सेकंड में बी पर, है ना, ये बी पर है, तीसरे सेकंड में सी पर और चौथे सेकंड में डी पर है। इन सभी बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं, जब मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है ये वक्र रेखा है, लेकिन इसका ग्राफ जो समान त्वरण का ग्राफ है उससे नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, उससे नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहा है। तो साथियों, जब ऐसा ग्राफ हो, जब ऐसा ग्राफ हो कि वो ग्राफ समान त्वरण, जैसा कि हमने वहाँ पर भी कहा था कि वो लाइन, मान लिया जाए कि वो वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, हमेशा उसके वेग में परिवर्तन होता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ नहीं, यहाँ पर हुआ कैसा, 10 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर। लेकिन अगर वही वस्तु अगर 10 मीटर के हिसाब से ही परिवर्तन होता तो पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30, चौथे सेकंड में 40 होता। और उसका सिचुएशंस जो है, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है ये दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये दिखा रहा है कि वो सिचुएशन उसका है किसका, जब वो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होता तब। तो कहते हैं कि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का जो ये रेखा है, जो लाइन है, अगर उससे कोई भी वेग समय ग्राफ अगर नीचे की ओर शिफ्ट करे, अगर नीचे की तरफ बढ़े, अगर वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता जाए, टाइम एक्सिस की तरफ बढ़ता जाए, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है वे वैसे गतिशील वस्तु का है जो घटते हुए असमान त्वरण के साथ गतिशील है, घटते हुए असमान त्वरण के साथ गतिशील है। अब साथियों, जब हम इस चीज़ का जब चर्चा कर चुके हैं, जब हम ये जान चुके हैं कि ये जो गतिशीलता है और ये जो ग्राफ है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जहाँ तक बात है इन्फॉर्मेशन की, जैसा कि इससे पहले वाले केस में हमने पढ़ा था एक समान त्वरण में, तो वो हमारे क्लास में पढ़ना है, इसलिए उसमें हम सूचनाएं को भी पढ़ते थे कि हमें क्या प्राप्त होगी, जिससे त्वरण की प्रकृति क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, इसमें भी सारी चीज़ें वो निकल कर बाहर आएगी। लेकिन चूंकि इस केस को क्लास 9 में सिर्फ जान लेना है, पढ़ना नहीं है, इसके बारे में सिर्फ चर्चा कर लेना है, इसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करनी है, इसलिए हमने सिर्फ ग्राफ की चर्चा की है, इसके बाद इससे प्राप्त सूचनाओं की चर्चा हमने नहीं की है। अब साथियों, जिस फैक्ट के बारे में, जिस तथ्य के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे थे वो ये था कि हमने आपकी सुविधा के लिए हमेशा ये कहा है कि समय को एक्स एक्सिस पर और वेग को वाई एक्सिस पर लेना है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में, अगर कोई प्रश्न में ऐसा हो कि समय को वाई एक्सिस पर ले और वेग को एक्स एक्सिस पर ले, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से, जैसे लोकेशन उसको फाइंड आउट करेंगे, उसका पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, जो समय दिया रहेगा उस पर, और जैसा ग्राफ बनेगा वैसा बनाएंगे। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे ये तो पहले ऊपर था, ये नीचे हो गया, तो ऐसा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। बस इसलिए हम हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट को जानिए। अगर ये घूम भी गया हो, अगर बाई एक्स हो गया और एक्स बाई हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका ग्राफ जो होगा वो हमेशा वही होगा। इसलिए हम हमेशा चर्चा करते हैं इसकी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस को हमने लिखा तो यहाँ पर टाइम एक्सिस भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स को टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया गया है। तो यहाँ पर जब हम इसकी चर्चा करते हैं, इस ग्राफ का जब निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये कहता है कि इस वेग समय ग्राफ के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटते हुए असमान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ वक्र रेखा जो निर्दिष्ट बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स और वाई एक्सिस के बीच एक समान त्वरण रेखा से एक्स एक्सिस की ओर बढ़ता हुआ होगा, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया। तो साथियों, अब वेग समय ग्राफ की जितनी भी स्टडी थी, जितना भी केस था जो हमारे क्लास 9 के स्टैंडर्ड में था, उसकी पूरी चर्चा हम कर चुके हैं, उसकी पूरी चर्चा कर चुके हैं। और हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी बिंदु, कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा कन्फ्यूज़न हमने छोड़ा हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई अगर प्रश्न हो, तो बेशक आप कमेंट करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, अब हम इसका जो एप्लीकेशन है, इसका कुछ अनुप्रयोग भी होगा। अगर ये ग्राफ है तो इसका कुछ अनुप्रयोग होगा, और उसी अनुप्रयोग को लेकर के हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम गति के जो समीकरण हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ओके साथियों, वेग समय ग्राफ समाप्त हो चुका है। वेग समय ग्राफ के जितने भी केसेस थे, जितने भी टर्म कंडीशन थे, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर थे, सभी के ऊपर हमने चर्चा कर रखी है, सभी के ऊपर हमने चर्चा किया है।
अब बात यह आती है कि जब हमने वेग समय ग्राफ पढ़ा तो क्या इसका कुछ उपयोग भी है, कुछ इसका अनुप्रयोग भी है, कुछ ऐसा जहाँ इसका यूज़ किया जा रहा हो, जहाँ इसको यूज़ करके हम किसी और चीज़ को प्राप्त कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। हाँ साथियों, वेग समय ग्राफ का यूज़ है। उसी को हम अनुप्रयोग के रूप में, एप्लीकेशंस के रूप में जानते हैं कि अगर जहाँ भी इन वेग समय ग्राफ, जितना भी अब तक हमने पढ़ा वेग समय ग्राफ के बारे में, वेग समय ग्राफ जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर को पढ़े, उस फैक्ट्स एंड फिगर का कहाँ कहाँ उपयोग है, कहाँ कहाँ प्रयोग है, उसका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका यूज़ कहाँ होता है। ऐसा नहीं है कि हम अब तक जो पढ़ा है वेग समय ग्राफ उसमें इसकी चर्चा नहीं हुई है चर्चा, लेकिन होता क्या है कि जब तक उस चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखा जाता है तब तक हमें पता नहीं चलती कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, इसका अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं। साथियों, इसका बहुत कुछ ज़्यादा अनुप्रयोग नहीं है, इसका मात्र 3 अनुप्रयोग है और उस 3 अनुप्रयोग को हम पढ़ेंगे। 2 को तो हम पढ़ चुके हैं, बस तीसरे को पढ़ने के लिए हमें आगे की स्टडी करनी पड़ेगी और आगे हम जाएंगे। इसी चैप्टर में हम आगे इसको फाइंड आउट करेंगे। साथियों, जैसा कि वेग समय ग्राफ का पहला जो अनुप्रयोग है वो है त्वरण के बारे में जानकारी। इस ग्राफ को यूज़ करके हम त्वरण निकाल सकते हैं, यानी वेग समय ग्राफ का अनुप्रयोग किसी गतिशील वस्तु को त्वरण निकालने में किया जाता है। अब ये कैसे निकलता है इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर भी हम उसकी चर्चा करेंगे। वेग समय ग्राफ का स्लोप, जैसा कि स्लोप हम हर बार कितना बार इस स्लोप टर्म का यूज़ किए हैं, इसको कि हम ढाल भी कहते हैं। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह हमें गतिशील वस्तु के त्वरण के बारे में जानकारी देता है, गतिशील वस्तु के त्वरण के बारे में जानकारी देती है। अगर किसी वस्तु का त्वरण ज्ञात करना हो वेग समय ग्राफ से, तो वेग समय ग्राफ का अनुप्रयोग त्वरण के ज्ञात करने में होता है। उस वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो ये बताता है कि उस गतिशील वस्तु का त्वरण क्या है। क्या त्वरण निगेटिव है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है, त्वरण नहीं है, इन सभी चीज़ों की जानकारी वेग समय ग्राफ से प्राप्त होती है। साथियों, इस वेग समय ग्राफ से हम त्वरण की चर्चा कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। कहता है कि वेग समय ग्राफ का स्लोप, यानी स्लोप जो जिसको कि हम लोग ढाल कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को बताता है। यानी जिस गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ होता है उस वस्तु के त्वरण की जानकारी हमें उस वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त होती है, स्लोप से प्राप्त होती है। बात होती है कि स्लोप अब क्या है। क्योंकि स्लोप की जो चर्चा है साथियों, ये आपको क्लास 9वीं में नहीं है। आप जब आईएससी के अगर 11th क्लास में पढ़ेंगे वहाँ पे स्लोप आता है, वहाँ पे आपको इसकी समझ होगी। अभी इसको जान लेना है कि स्लोप ऐसे ही होता है। ओके साथियों, जहाँ तक स्लोप की बात है तो स्लोप का जो मतलब होता है वो होता है बाई अक्ष में परिवर्तन। यानी जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस में जो परिवर्तन आता है और वाई एक्सिस में परिवर्तन जो आता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो रेशियो होता है उसी को हम स्लोप कहते हैं। द रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज टर्म एज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, उस ग्राफ का स्लोप हम कहते हैं। तो जब बात आती है बाई अक्ष में परिवर्तन बटे एक्स अक्ष में परिवर्तन, जैसा कि हम जितना भी अभी तक ग्राफ हमने लिखा है उस ग्राफ में बाई एक्सिस पर वेग को रखा है। किसको रखा है? वेग को। और एक्स एक्सिस पर समय को रखा है। तो अगर बाई अक्ष में परिवर्तन का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, यदि वेग समय ग्राफ की चर्चा हम करते हैं तो वेग में परिवर्तन, और एक्स अक्ष में परिवर्तन का मतलब होता है समय में परिवर्तन। चूंकि एक्स एक्सिस पर हम समय को लेते हैं और वाई एक्सिस पर वेग को लेते हैं, तो वेग में परिवर्तन बटे समय में जो परिवर्तन होता है, हमने थ्योरी पेपर में इसके बारे में चर्चा पढ़ चुके हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ये जो इक्वल हो जाता है त्वरण का, ये त्वरण, ये जो आपको जो देख रहे हैं डेल्टा वी एंड डेल्टा टी,
In mathematics, delta represents the change, the differences, the subtraction between them. यानी ये जो डेल्टा है, ये दो चीज़ों के बीच जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेज होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करके जो आता है उसी को बताता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड t रिप्रेजेंट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू त्वरण। उसको क्या कहेंगे? उसको त्वरण कहेंगे। तो जो ग्राफ है उसे कैसे हम त्वरण निकालें, इसकी चर्चा यहाँ पर की है कि जो x अक्ष में जो परिवर्तन होगा उसमें अगर y अक्ष में परिवर्तन को अगर भाग दे दें तो वो स्लोप आता है, ढाल आता है, और वो ढाल जो है हमें उस गतिशील वस्तु के त्वरण को बताता है। इज इट क्लियर? ये आप स्पष्ट हो चुका है। अब साथियों, अब दूसरा अनुप्रयोग की चर्चा करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग की भी चर्चा हो चुकी है। कहता है वेग समय ग्राफ में किसी गतिशील वस्तु की वेग को हम समय के संदर्भ में उसकी ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो जब कोई गतिशील वस्तु जब चलेगी तो विस्थापन होगा। जाहिर सी वस्तु है, वो दूरी तय करेगी, बिल्कुल। अब उस दूरी की चर्चा, उस दूरी को हम कैसे निकालेंगे? इस वेग समय ग्राफ का अनुप्रयोग उस दूरी को निकालने में कैसे होगा, इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल का सांख्यिकी मान, यानी उस क्षेत्रफल का संख्या मान उस गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। इसकी चर्चा हमने ग्राफ में भी किया है, इसकी चर्चा हमने जब थ्योरी पढ़ा रहे थे वहाँ भी किया है। तो साथियों, दूसरा इन्फॉर्मेशन, दूसरा अनुप्रयोग वेग समय ग्राफ का ये है कि हम उस गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई, तय की गई दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। और वो तय की गई दूरी कैसे ज्ञात होगा? वो तय की गई दूरी क्षेत्रफल जो वेग समय ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच इंक्लोज्ड होगा, यानी वह क्षेत्रफल जो वेग समय ग्राफ और समय एक्सिस के बीच, समय अक्ष के बीच होता है, उसका क्षेत्रफल का सांख्यिकी मान, यानी संख्या मान उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को दर्शाता है। इज इट क्लियर? अब दूसरा अनुप्रयोग भी क्लियर हो चुका है। इस दोनों अनुप्रयोग को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला और दूसरा। पर तीसरा जो अनुप्रयोग है, इसका अभी तक चर्चा पहले नहीं हुई है, इसकी चर्चा अब होगी। कहता है कि जब वेलोसिटी हो, टाइम हो और विस्थापन हो, तो इस तीनों के बीच संबंध स्थापित हो सकते हैं। वेलोसिटी टाइम के बीच, विस्थापन समय के बीच, वेलोसिटी विस्थापन के बीच, ये तीन तरह के संबंध क्रिएट होते हैं, तीन तरह के संबंध स्थापित हो सकता है। इन तीनों संबंधों को फाइंड आउट करने में, इस तीनों संबंधों के जो इक्वेशंस होते हैं, जो समीकरण होते हैं, उसको ज्ञात करने में हमें वेग समय ग्राफ का अनुप्रयोग करना पड़ता है। तो साथियों, ये जो तीन फार्मूला जो यहाँ पर हैं, इस फार्मूला को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, यानी गति के समीकरण के रूप में इसको देखा जाता है। यानी जो तीन फार्मूला जो यहाँ पे हैं, ये गति के समीकरण के रूप में देखा जाता है। ये गति के तीन समीकरण होते हैं। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि क्लास 9 में आपको एक समान त्वरण की चर्चा करना है, एक समान त्वरण का अध्ययन करना है। असमान त्वरण के बारे में थोड़ा जान लेना, थोड़ी चर्चा करना है, बस उसके बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक समान त्वरण की हम चर्चा क्लास 9 में करते हैं। और ये तीन जो फार्मूलाज हैं, इन तीनों फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा एक समान त्वरण के केस में ही यूज़ होगा, चाहे वो केस घटता हो चाहे बढ़ता हो, इन तीनों में इसका यूज़ करेंगे, दोनों में इसका यूज़ करेंगे। तो साथियों, जो पहला है वो कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या है कि ये अनुप्रयोग 1 और अनुप्रयोग 2, इस दोनों का यूज़ करके हम अनुप्रयोग तीसरे में जो तीन फार्मूला है उसका हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ज्ञात करते हैं इसको। तो जैसा कि
जो पहला है वो कहता है u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v, डैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, और u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, और a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। तो जब अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द फार्मूला, दिस इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या? वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। सेकेंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू, s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस दैट इज पोजिशन। पोजिशन का पहला आयाम जो है, अगर किसी चीज़ के पोजिशन ज्ञात करते हैं तो उसका पहला आयाम डिस्टेंस है, वो कितना दूरी पर है, उसके बाद डायरेक्शन और जो कुछ भी है उसको देखते हैं। तो जब डिस्टेंस की बात होती है तो पोजीशन की बात होती है, और इसमें टाइम है तो इसको कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या कहा जाता है? पोजीशन टाइम रिलेशन। और इस पोजीशन टाइम रिलेशन का जो फार्मूला है ये है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब फार्मूला तीसरा है b स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2as। यहाँ पर v है, वेलोसिटी है, और ये जो है पोजीशन s, डिस्टेंस है। तो जब बात करते हैं तो इस फार्मूला को कहा जाता है वेलोसिटी पोजीशन, यानी वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या इक्वेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन के बीच जो रिलेशन है इसको फाइंड आउट करने में ये फार्मूला मदद करता है। साथियों, अब वेग समय ग्राफ का अनुप्रयोग खत्म हो चुका है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब ये कि गति के सूत्र का डेरिवेशन होगा। हम जो गति का ये 3 सूत्र है ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उसको हम डिराइव कर करके प्राप्त करेंगे। साथियों, जो अगली क्लास होगी उसमें इसकी हम चर्चा, इस तीनों फार्मूलों को फाइंड आउट करेंगे।